সেটারই আমরা এখানে রিজনস ফর দি এনকাউন্টার এখান থেকে শুরু করছি আজকে। ओके सर। अच्छा, तो मेजोरिटी में जो लोग होते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। जैसे हम लोग घर पे ही ऐसे करते हैं कि मान लीजिए पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ स्वेलिंग दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, जब तक हम लोग सह पाते हैं तो हम लोग सहेंगे, दुकान से दवाई लेके लाके खाते हैं, किसी से पूछ के दवाई ले लेते हैं और सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ने दीजिए। डॉक्टर का विजिट 500,000 रुपए है, तो 500,000 रुपए के माफिक इस डिजीज को होने दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, पैसा वसूल करता है। ये जनरल आइडिया होता है हम लोगों का। इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग डिजीज को टालते रहते हैं कि हाँ ठीक है, सर दर्द है थोड़ा सा सह लेते हैं, पेट दर्द है थोड़ा सा सह लेते हैं, और थोड़ा दर्द बढ़ा ठीक है सह लेते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट कर मतलब प्लान बना लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में कैंसिल करते नहीं जाएंगे, 500 रुपए बचाना है, डिजीज को थोड़ा बढ़ने दीजिए, थोड़ा तब जाएंगे, जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब जाएंगे। ये जो माइंडसेट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है डॉक्टर्स के लिए व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्लिनिक में आने का रीजन क्या है उस पेशेंट का। तो उसमें ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये बॉक्स देखिए ब्लू कलर का, परसिव्ड ससेप्टिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी टू इलनेस। मतलब पेशेंट को डर है या फिर पेशेंट सोच रहा है कि ये डिजीज मुझे शायद मतलब वीक कर देगा, ये डिजीज मेरे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको जेन्युइन फियर हो रहा है उस डिजीज का। या फिर जैसा केस मैंने बताया कि ना अभी ये हाथ से निकल चुका है, अब ये घर का ये इधर उधर का करके नहीं चलेगा, अब जेन्युइनली डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, तब जाके वो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो परसिव्ड ससेप्टिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी टू इलनेस, वो जितना डरा हुआ फील करेगा उतना जल्दी आपके पास आएगा। दूसरा जो पॉइंट है परसिव्ड सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, उनका जो सिम्टम्स है वो वर्स होता जा रहा है, सीरियस होता जा रहा है। जब पहले नॉर्मल थोड़ा थोड़ा था उसने इग्नोर किया, ओ ये तो होता है, ये ठीक हो जाएगा, मैं सह सकता हूँ। एक दिन सुबह उठ के देखा कि उसका जो कॉम्प्लिकेशन है इतना बढ़ गया कि वो बेड से हिल नहीं पा रहा है, तब वो भागता हुआ जाएगा डॉक्टर के पास कि जो सिम्टम्स है वो सीवियर हो गया है, अब तो मेरे हाथ से निकल चुका है, अब जो करे डॉक्टर करे। उसके बाद जो है परसिव्ड कॉस्ट्स ऑफ कंसल्टिंग, ये थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का टेबल पे, परसिव्ड कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग। मतलब मैं जिस फिजिशियन को, जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं, उसका जो कंसल्टेशन फी होगा क्या मैं वो अफोर्ड कर पाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स 20-30 रुपए लेके भी देखते हैं, कुछ डॉक्टर्स मीडियम फीस लेते हैं जैसे 100, 200, 500, कुछ डॉक्टर्स 10,000, 15,000, 20,000, लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो जो पेशेंट है वो ये देखता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जाऊंगा कंसल्ट करने के लिए, उसका जो फीस है क्या मैं उसको बियर कर पाऊंगा, या फिर सिर्फ कंसल्टिंग का नहीं, एंटायर जो ट्रीटमेंट है उस डिजीज के लिए जो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कहेगा या फिर हॉस्पिटल कहेगा उसको प्रॉपरली करने के लिए क्या फंडिंग मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, ये भी सोचता है। जैसा मैंने कहा कि वो डॉक्टर का फीस 500 रुपए है, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो 500 रुपए तक पहुंचे, उसके बाद जाऊंगा, पैसा वसूल होगा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि परसिव बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टिंग। मान लीजिए सब घर बार बेच के उसने पैसा जमा कर लिया और द ट्रीटमेंट, उसने अपना घर बेचकर पैसा जमा कर लिया, लेकिन वो ट्रीटमेंट करने के बाद के उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उस कंसल्टिंग से उसने मान लीजिए 10-20 लाख खर्चा कर दिया, 10-20 लाख खर्चा करने के बाद क्या उनको बेनिफिट मिलेगा उस ट्रीटमेंट का, कंसल्टेशन का?
ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब डॉक्टर के पास कंसल्टेशन लेने के लिए। तो पहला है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी टू इलनेस, उसके बाद है परसीव्ड सिवियरिटी टू सिम्टम्स, परसीव्ड कॉस्ट्स ऑफ कंसल्टिंग, उसके बाद है परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टिंग। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है जिसको मतलब ध्यान में रखना होगा कि ये 4 पॉइंट्स सोच के पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, पहला। दूसरा, ये जो डिसाइड किया पेशेंट ने कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, इसके पीछे कारण क्या है, ट्रिगर क्या है। ये 4 जो पॉइंट इसने सोचा कि मेरा इलनेस सीवियर हो रहा है, मेरा सिम्टम्स बिगड़ रहा है, कंसल्टिंग का पैसा मैं दे पाऊंगा या नहीं, या फिर कंसल्टिंग करने के बाद मुझे बेनिफिट होगा या नहीं। ये 4 जो आइडिया है, ये 4 जो थॉट है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। वो रीजंस क्या है, वो ये पॉइंट 2 में आता है। देखिए, ट्रिगर्स टू कंसल्टेशन, ट्रिगर्स टू कंसल्टेशन। तो इसमें पहले आता है इंटरपर्सनल क्राइसिस। इंटरपर्सनल क्राइसिस मतलब खुद के अंदर प्रॉब्लम, मतलब मान लीजिए मुझे कोई डिजीज हुआ है, मैं उसको लेके सफर कर रहा हूं और उसके चलते मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पे, मेरे डेली एक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है, और इसके चलते मेरा साइकोलॉजिकल एक क्राइसिस बन रहा है अपने अंदर कि मैं वीक हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं मरने वाला हूं, ऐसा। तो इंटरपर्सनल क्राइसिस जब बनेगा तब ये पेशेंट सोचेगा कि ये इलनेस मुझे घेरने वाला है, ये मेरा जो सिम्टम्स है ये वर्स हो रहा है, कॉस्ट कितना होगा अगर मैं डॉक्टर के पास आज जाने की कोशिश करूं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, कौन सा डॉक्टर कितना फीस लेता है, उनके ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, उनका रिजल्ट कैसा है प्रीवियस पेशेंट से। ये दूसरा पॉइंट जो है इंटरफेरेंस विद सोशल एंड पर्सनल रिलेशंस, मतलब उनका जो प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल फिजिकल जो प्रॉब्लम है उनका, उसकी वजह से उनका सोशल एंड पर्सनल रिलेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है, उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। इनिशियल स्टेज में वो क्या कर रहे थे कि ठीक है चेस्ट पेन है, ठीक हो जाएगा, इग्नोर कर रहा था, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद चेस्ट पेन ऐसा हो गया कि कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, उठते बैठते रेस्ट करते वक्त ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो उससे क्या होगा, उनका पर्सनल लाइफ बिगड़ रहा है, वो डेली एक्टिविटीज ठीक से नहीं कर पा रहा है, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इंटरफेयर हो रहा है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है उनका, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, फिजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और नहीं आ रही है। रेणुका जी आपका फोन, आपका माइक ऑन है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सैंक्शनिंग और प्रेशर फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड्स, घर वाले या दोस्त प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, हाँ, मुझे थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ता हूं तो सांस फूल रहा है मेरा। ये सब सुनने के बाद घर वाले या दोस्त या फिर घर वाले मेनली इंटरनेट सर्च कर लिया। अब इंटरनेट सर्च करने के बाद चेस्ट पेन, शॉर्ट मतलब ब्रेथलेसनेस, ये सब जब दिया तब लिखा बड़ा बड़ा करके कि कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब बहुत कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया।
अब क्या होता है, वो घर वाले पुश करने लगते हैं कि आपको स्ट्रोक हो जाएगा, आपको स्ट्रोक हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। शायद वो जो चेस्ट पेन है वो नॉर्मल, वो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर डेली सर लोड ऑफ वाटर। गैस हाँ, उसकी वजह से गैस भी, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में क्या मिलेगा, आइदर कैंसर, आइदर हार्ट अटैक, आइदर ब्रेन स्ट्रोक, मतलब जो भी हो आप मरने वाले हो, डराया जाएगा। तो ये देखकर घर वाले क्या करेंगे, आपको पुश करेंगे कि डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। अगर मान लिया तो ठीक है, नहीं मान लेंगे तो घर पे नाटक शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, हो सकता है उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम सच में ना हो, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम हो, लेकिन जब वो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे या अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आपको अपने हिसाब से एक ट्रैप में डाल देगा। तो ये भी एक है सैंक्शनिंग फॉर प्रेशर फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स। या फिर आप अभी देखेंगे कि बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है, वो जैसे टूर पैकेज होता है ना, उसी तरह हेल्थ चेकअप पैकेज दे रहा है, 2 नाइट 3 डेज स्टे इन 5 स्टार हॉस्पिटल, जैसे घूमने जा रहे हैं मनाली। ऐसे फंडिंग कर रहे हैं ऑफिसेस को, ऑफिस से ये फैसिलिटीज दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉय से घर वालों को। और हम सोच रहे हैं कि वाह, फ्री में 2 डेज 3 नाइट एक 5 स्टार हॉस्पिटल में चेकअप करने का मौका मिल गया, हम लोग दौड़ते दौड़ते चले गए वहां पर। ध्यान रखना होगा कि वहां पे जब पैसा नहीं लिया जा रहा है तो आप प्रोडक्ट है वहां पर। आप जाएंगे विदाउट एनी डिजीज, जब बाहर आएंगे आपको 500 डिजीज दे दिया जाएगा। अब बन गए वहां पे कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होगा, फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत केसेस में ये प्रॉब्लम जेन्युइन भी होता है। मान लीजिए जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर से हम लोग जाते हैं, या फिर सोशल एक स्टेटस दिखाना है कि हाँ, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है 5 स्टार एक हॉस्पिटल में, हम वहां पे जाके आए। उसके बाद क्या है, इंटरफेरेंस विथ वर्क एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये मेन ट्रिगर होता है कंसल्टेशन में जाने का, कि मैं जो डेली एक्टिविटी कर रहा था, मैं आज वो डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। जैसे मैं नॉर्मल सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नीचे करता था ऑफिस में, लेकिन अभी लिफ्ट लेना पड़ता है मुझे। मैं थोड़ा बहुत चलता हूं तो मेरा टायर्डनेस बहुत ज्यादा आता है। मैं पहले दिन रात विदाउट स्टॉपिंग मैं काम कर पाता था, साइकोलॉजिकल फिजिकल वर्क, लेकिन अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूं मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। तो वो क्या हो रहा है, मेरा वर्क और फिजिकल एक्टिविटी से इंटरफेरेंस करता है। तो ये मेन एक ट्रिगर है डॉक्टर के पास जाने का। उसके बाद रीचिंग द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब जो सिम्टम्स था, जैसा हम लोग कह रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा बढ़ने दीजिए, थोड़ा मतलब डिजीज थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद जाएंगे फायदा होगा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, रीचिंग द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ सिम्टम्स। कि सर दर्द हो रहा था मुझे, तो एक सर्टेन रेंज तक था, हम लोग मैं सहट पा रहा था, लेकिन अभी इतना सर दर्द हो रहा है कि सहा नहीं जाता। तो जो टॉलरेंस का लिमिट था वो हाथ से निकल गया, अब जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दो हो गया, एक है डिसाइडिंग टू कंसल्ट अ डॉक्टर और एक है ट्रिगर्स फॉर कंसल्टेशन। उसके बाद जो आता है, एक है एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए क्लिनिक का। पहले तो ये जो टॉपिक है कि क्लिनिक का एनवायरनमेंट या फिर मेरे चेंबर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इसे समझने के लिए किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही सोचना है कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता तो उसका चेंबर मैं कैसे एक्सपेक्ट करता। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि लोगों का नीड क्या होगा। जो मुझे पसंद होगा मैं उसी तरह से करूंगा। ठीक है ना, एक अच्छा क्लियर रूम जिसका वॉल का कलर एकदम ब्राइट हो, टेबल्स या फिर जो भी मेरा अपैरेटस है वो कम सही लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हो, मैं प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप रहूं। ठीक है, वेल ग्रूम्ड रहूं, ताकि जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है उसको मुझे देख के या फिर मेरे क्लिनिक को देख के कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, कि मैं जहां पे आया हूं आई एम इन अ सेफ हैंड।
मैं स्पेसिफिकली ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुनने में शायद खराब लगेगा, लेकिन आप कंपेयर कीजिए एक एलोपैथिक डॉक्टर का जो चेंबर होता है उसको, और मेजॉरिटी ऑफ जो अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं उनके चेंबर को। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मेजॉरिटी के बारे में बोल रहा हूं। मेजोरिटी जहां पे है, मतलब जहां पे 20 रुपए 10 रुपए ऐसे करके, जहां प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता, ऐसे जगह पे जाएंगे ना तो घुसने से लगेगा कि आप एक पुराने, मतलब किसी, वो क्या कहते हैं ना, हॉन्टेड हाउस, ऐसे जगह पे आ गए। अलमारी जो है वो एंटिक पीस दिखता है, एकदम बहुत पुराना। उसमें जो दवाई है उसका जो लेबल है वो येलो हो गया है। जो डेस्क है उसमें किताबें हैं, किताबें के ऊपर धूल पड़ा हुआ है, मकड़ी का जाल बन गया है उसके ऊपर। जो रूम है उसमें एक डार्क कलर का बल्ब जल रहा है, दीवारों में गंदगी ही गंदगी। एक कैलेंडर वहां पे लटक रहा है जो कि साल पुराना कैलेंडर है, येलो हो गया है उसमें। तो ये कंडीशन एक है। उसके ऊपर से जो फिजिशियन है वो ऐसे अटायर में बैठे हैं, शायद लगता है कि एक, मतलब ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लग रहा है कि वो इंसान चाय के दुकान में बातें करने के लिए बैठा हुआ है। और एक सेटिंग आप सोचिए जहां पे आप एक एलोपैथिक फिजिशियन के पास, एक या फिर एक प्रॉपरली ट्रेन्ड होम्योपैथिक फिजिशियन, प्रॉपरली ट्रेन्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन के चेंबर में अगर जाएंगे तो वहां पे साफ सफाई पहले रहता है। आप जब जाएंगे तो वहां पे साफ सफाई नजर आएगा। उसके बाद उनका जो टेबल है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। चेयर्स और टेबल्स जो है वो प्रॉपर पोजिशनिंग में होते हैं। अगर दवाई रखता है तो वो भी साफ सुथरा। वहां पे दीवारों पे जो सिंबल है वो उनका जो प्रैक्टिस है, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, उसको एनहेंस करने के लिए बहुत सारे ट्रॉफीज या फिर सर्टिफिकेट्स या फिर उनका जो एफिलिएशन है, उनका स्पेशलिटी, ये सारे वहां पे पोर्ट्रे एडवर्टाइज किया हुआ है। और जो फिजिशियन या सर्जन वहां पे बैठा हुआ है उनका अपीयरेंस मैटर कर रहा है कि जब आप वहां पे जाएंगे एक फीलिंग आएगा आपको ना यहाँ पे मुझे। तो पहला जो मैं सिनेरियो बताया और दूसरा जो सिनेरियो बताया, अब आप लोग बताइए कि आप किसके पास कंफर्टेबल फील करेंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए। यहाँ पे ये बात है कि दोनों का एक्सपर्टीज सेम है, दोनों का दवाई इक्वली इफेक्टिव है, दोनों का फीस इक्वली इफेक्टिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ वो क्लिनिकल सेटिंग्स के अलावा। आप किसको चूज करेंगे बताइए। ऑफ कोर्स ऐसे डॉक्टर को जो साफ सुथरा हो। तो ये है क्लिनिकल सेटिंग, ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फर्स्ट डे आएगा, सेकेंड डे आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद उस फिजिशियन के पास जाएगा जो साफ सुथरा है, जो वेल मेंटेन्ड है। भले ही वो आपसे कई गुना ज्यादा फीस दे रहा हो सकता है उसका दवाई ठीक से काम नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि अपीयरेंस मैटर्स वो वहां पे जाएगा। उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, अब इंटरोगेशन फॉर्मेट में सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। जैसे सेकेंड पिक्चर में देखिए, ये नीचे वाला पिक्चर, डॉक्टर एक साइड है, टेबल के ऑपोजिट साइड में पेशेंट है। जनरल सेटिंग्स हमारा यही होता है। एलोपैथिक फिजिशियन के रूम में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिटिंग अरेंजमेंट रॉन्ग है। ये इसे कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ऑपोजिशनल और कॉन्फ्रंटेशनल सिटिंग, जहां पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। कि आप देखेंगे कि डॉक्टर बैठा हुआ है और सामने कंप्यूटर स्क्रीन, बहुत सारे कुछ खुला हुआ है, और डॉक्टर बात कम कर रहा है और कंप्यूटर स्क्रीन में ज्यादा देख रहा है।
तो ये बैरियर होता है कंसल्टेशन का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वक्त देखना चाहिए कि पेशेंट का जो सिटिंग अरेंजमेंट हो वो डॉक्टर के राइट साइड या लेफ्ट साइड में हो। एक्सक्यूज मी सर, ऑल म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुतों का अनम्यूट रहता है जिससे डिस्टर्ब होता है। हाँ, मैं तो ऑल म्यूट ही रखता हूँ, तो सब ओपन कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, तो पहला वाला जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन सब कुछ है, लेकिन उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट भी, मतलब क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन प्रोमोटिंग है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को अपने आइदर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बैठाता है, और जब बात करता है तो पेशेंट की ओर टर्न करके बात करता है। ठीक है, तो एवरी टाइम हमें ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट को ऐसा कभी ना लगे कि हम लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास आए इसलिए है क्योंकि वो प्रॉब्लम में है। और जब कोई इंसान डिजीज में होता, डिजीज स्टेट पे होता है ना, जिसका जितना ज्यादा सीवियर डिजीज होगा उनका मेंटल स्टेबिलिटी उतना कम रहता है। जितना ज्यादा इल हेल्थ रहेगा उतना उनका साइकोलॉजिकल या मोरल डाउन रहेगा। इसलिए छोटा छोटा एक्टिविटीज भी उनको डिप्रेस कर सकता है, या फिर स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा एक्टिविटीज ही उनको उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकता है। तो क्लिनिक को ऐसा होना चाहिए जिससे जब भी वो पेशेंट अंदर आए, कंसल्टेशन मुझसे करे या ना करे, वो एनवायरनमेंट में घुसते ही उसका मोरल बूस्ट हो जाए। ठीक है, समझ पड़ रहा है? तो ऐसा भी होना चाहिए कि मैंने बहुत ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर देखे हैं कि जिसके पास अगर हम जाते हैं और हमारा प्रॉब्लम अगर होता है तो वो वहां पे बैठ के मेडिकल क्लास लेने लग जाते हैं पेशेंट से। ये बहुत अच्छा बिहेवियर है। पेशेंट को अगर वो समझा पाए कि उसको क्या हुआ है तो पेशेंट फ्रेंडली फील करता है कि ना ये डॉक्टर मतलब मेरे सिचुएशन को लेके सीरियस है। तो मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं कि मान लीजिए किसी के पैर में मोच आ गया है या फिर अर्थराइटिस ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो बहुत जगह पे घूम फिर के वो आया है डॉक्टर के पास। मैं एलोपैथिक फिजिशियन की बात कर रहा हूँ, सर्जन की। तो ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो वहां पे पिक्चर्स वाला किताब खोल के, बच्चों जैसे पिक्चर्स होता है बच्चों के बुक जैसा, वैसे किताब निकाल के वो पेशेंट को वहां पे समझा रहा है, देखिए आपका ये पैर है, यहाँ पे ये हड्डी है, आपके इस हड्डी में ये इस जगह पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इंजुरी हुआ है। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो ये इंजुरी ठीक नहीं होगा। मैं दवाई तो दूंगा पेन को कम करने के लिए, लेकिन आपका जो ये इंजुरी है उसको कंप्लीटली ठीक होने के लिए आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। आप काम नहीं कर सकते, पैर पे जोर नहीं दे सकते। तो अगर ऐसे ऐसे बोलेंगे तो पेशेंट को पता चलेगा अच्छा मेरे यहाँ पे हुआ है। ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं, उनके चेम्बर में मॉडल्स है, स्केलेटल मॉडल, हार्ट मॉडल, सब कुछ मॉडल्स है। पेशेंट को वो मॉडल खोल खोल के दिखाते हैं कि यहाँ पे ये देखो आपका ये जो कंडीशन है यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इसको ठीक करने के लिए आपको ये चीजें करना होगा और ये चीजें नहीं करना है। तब जाके ये जो पेशेंट है उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो, अब मुझे डॉक्टर ने समझा दिया, मुझे क्या हुआ है मुझे भी पता है, तो इसके लिए मैं तो कर ही सकता हूँ ठीक होने के लिए। हाँ, तो ये जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना होगा जब भी हम अपना क्लिनिक स्टार्ट करेंगे या पेशेंट देखना स्टार्ट करेंगे। वो भले ही मेरे प्राइवेट चेम्बर में हो या फिर एक कैंप में हो। ठीक है, उसके साथ साथ ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। आप इस यहाँ पे जो डॉक्टर का जो फोटो दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चर देखिए, फुल स्लीव शर्ट, मतलब फिजिशियन का बॉडी जितना कम दिखा जाएगा उतना बेहतर है, उतना बेहतर है।
क्योंकि पेशेंट्स का एक आइडिया होता है कि डॉक्टर्स आर गॉड्स और डॉक्टर्स आर इनविंसिबल, उनको कोई प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं हो सकता। या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर एलिट और दे आर मतलब उनके पास सारे जो बेस्ट है वर्ल्ड के वही उनके पास होते हैं। जो डॉक्टर जो फिजिशियन ये चीज मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाता, उनके प्रैक्टिस में भी इफेक्ट आता है। भले ही उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका एक्सीलेंट हो, लेकिन वो जो अपीयरेंस है ना, दैट रियली मैटर्स। जैसे आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर वहां से चल के जाता है ना, तो बताना नहीं पड़ता कि वो इंसान डॉक्टर है या वहां पे ऑफिस में काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटर है। भले ही गले में उसका स्टेथोस्कोप ना हो, लेकिन उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका जो बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको देख के पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है। वो सिखाया जाता है, वो सीखना पड़ता है। उसका चॉइस ऑफ ड्रेस कलर, उसके हाथ में कौन कैसा घड़ी है। जरूरी नहीं है कि वो कॉस्टली घड़ी हो। अभी 100-150 रुपए में ना फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब सोफिस्टिकेटेड चीजें मिल जाता है। एक अच्छा पेन पॉकेट पे रहे, जो ड्रेस में पड़ा वो प्रॉपरली आयरन किया हुआ हो, उसमें कोई मतलब डर्टीनेस ना हो। सबसे बेहतर है कि वो जो ड्रेस है वो सिंगल कलर का है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, प्योर ब्लू, प्योर व्हाइट, ऐसे करके। ब्राइट कलर्स ऑलवेज वेलकम। क्रॉस चेक शर्ट या फिर लॉन्ग मतलब पैरेलल क्रॉस मतलब कोई भी डिजाइन वाला शर्ट, ये क्लिनिकली मतलब प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अटायर नहीं है। उसके बाद अगर मेरे बॉडी के किसी पार्ट में कोई इंजुरी है या फिर डिजीज है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो पार्ट पेशेंट को ना दिखे। इसलिए आप देखेंगे कि एक डॉक्टर जो है वो बॉडी से लेके पैर तक पूरा एकदम वेल कवर्ड रहता है। अब फेस और हैंड को तो बाहर रखना ही पड़ेगा, इसीलिए ऐसा। और हॉस्पिटल सेटिंग में देखिएगा उनको अलग से गाउन दिया जाता है, उनका हेड कैप दिया जाता है अलग से, ताकि कम से कम बॉडी एक्सपोजर पेशेंट के पास हो। दूसरा, जो फीमेल्स है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट ड्रेस है एज पर आवर इंडियन वेज, तो वहां पे बेस्ट होता है सलवार कमीज या फिर साड़ी। क्योंकि जब पेशेंट ये साइकोलॉजी मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है एक पार्ट, वो डॉक्टर का जो ग्रूमिंग सेशन चलता है तब वो सीखा जाता है कि जब पेशेंट आता है ना, तब वो वल्नरेबल स्टेट पे होता है, वो डरा हुआ रहता है, वो कंफ्यूज रहता है, वो डिस्टर्ब रहता है। अब ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए एक बच्चा आता है या फिर कोई भी इंसान ऐसा आता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो एक मदर फिगर ढूंढता है। आज भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मतलब ऐसा चाहते हैं कि मदर वाला कोई फीलिंग वाला मेरा केयर टेकर हो। तो उसी तरह जब कोई डॉक्टर के पास आते हैं तो उनका भी एक ऐसा आइडिया होता है, बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है, तो उनका भी ये होता है कि मुझे कोई पेरेंट जैसा केयर करे। तो जब आप ऐसे ड्रेसअप करके जाएंगे कि साड़ी सलवार कमीज, तो उससे क्या होगा, एक मदरली फीलिंग उसके पास आए, मतलब डॉक्टर से वो जाएगा पेशेंट के पास, ये सिंबल जाएगा, तब पेशेंट एक कंफर्ट फील करेगा। इसको प्रूफ करने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब कैंप्स में जाएंगे या फिर कैंप्स अटेंड करेंगे, जो लड़के हैं वो जो कुर्ता है, कुर्ता पायजामा वो पहन के डॉक्टर बन के बैठे वहां पर, कुछ लोग वहां पे टी शर्ट पहन के या फिर जो कैजुअल ड्रेस है उसमें बैठे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मल्स में ही जाए, लेकिन फॉर्मल जो है वो डिजाइनर फॉर्मल हो, और कुछ ग्रुप बैठे ठीक ऐसे जहां पे जैसे पिक्चर दिया हुआ है ऐसे अटायर में। आप देखिएगा
कि पेशेंट किसके पास जा रहा है। ठीक उसी तरह एक जगह पे जो क्या कहेंगे वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस होता है लेडीज का, वो पहन के एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है, और ट्रेडिशनल इंडियन जो पार्ट्स है उसको पहन के बैठा हुआ है। तो दोनों में, क्योंकि हम इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग ज्यादा जाएंगे जो साड़ी पहने हुए हैं या फिर सलवार पहने हुए हैं, उसके बाद जो भी ड्रेस है उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, लोगों को पता नहीं कि जो साड़ी पहने बैठा हुआ है वो प्रॉपरली उसको चेक कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसको देखने से उनको एक मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आते हैं आपका क्लिनिकल एनवायरनमेंट के अंडर में। ठीक है,